चैप्टर में हमने पिछले दिन तक जो पढ़ाया था उसके बाद का जो आज टॉपिक है वो है आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना। परमाणु की रचनाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समझना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है ये समझना है, ठीक है। तो जैसे कोई परमाणु अगर है, हम एक उदाहरण लेते हैं, परमाणु एक उदाहरण लेकर के समझते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये जो दिखाता है संख्या नीचे वाला वो होता है परमाणु संख्या और ऊपर की जो संख्या दिखाता है वो होता है मात्रा संख्या। इससे हमको पता चलता है कि इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और परमाणु संख्या 11 है और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है इसमें से इसको माइनस करके पता चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पता चला 11, प्रोटॉन पता चला 11, परमाणु संख्या पता चला 11 और मात्रा संख्या मतलब ए पता चला कि 23, ये कहलाएगा परमाणु संख्या और ये कहलाएगा मात्रा संख्या। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। और न्यूट्रॉन का जब बात करते हैं तो क्या पता चलता है कि इसमें से हम घटाते हैं तो ये होता है इसका, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में बटे होते हैं। तो किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बटता है, मतलब रहता है, इसको अलग अलग करके दिखाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण कहलाता है। इसको विन्यास भी कहते हैं, वितरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हो गया कि किसी भी परमाणु के अलग अलग जो कक्ष होते हैं और उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें इस बात को अलग से समझाना ही, लिखना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिर हम और एक का उदाहरण समझने के बाद पूरा फिर और क्लियर करेंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। तो हम जानते हैं ऐसे कि किसी परमाणु में जब कक्ष की बात करते हैं तो कितना कक्ष होता है, तो एक से लेकर के 7 कक्ष हो सकता है किसी भी परमाणु में। किसी भी परमाणु में अधिकतम कितना कक्ष हो सकता है, 7 कक्ष। तो जैसे इसमें, और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रत्येक कक्ष में, पहला कक्ष की जब बात करते हैं, पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2 होता है। दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होता है। तीसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होता है और चौथा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होता है। और इससे ज़्यादा भी किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। और अंतिम कक्ष अगर कहीं पर है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देखा गया है। तो इस पद्धति को पालन करते हुए, इस बात को समझते हुए, हम मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी परमाणु का उसका बंटवारा करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास सोडियम की बात हम कर रहे हैं, Na का बात कर रहे हैं, सोडियम का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। इस 11 इलेक्ट्रॉन का हम बंटवारा करते हैं तो कितने कक्ष में जाएगा, तो पहला कक्ष का नाम होता है K, दूसरा का L और तीसरा का M। तो सोडियम Na का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कैसे होगा, इसको समझते हैं और एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला कक्ष में हम जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो हमारे पास तो 11 है अभी, तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, इसमें से 11 में से 2 घट गया तो बचेगा इसमें से 9। तो 9, लेकिन दूसरा कक्ष में ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 रह सकता है। तो हम दूसरा कक्ष को भी भर दिए तो कितना हो गया, 8 और 2 10। अभी और हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पीछे कर दिए। तो अब इससे क्या हो गया, देखिए इस सोडियम के इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा इस प्रकार से हो गया, कितना, 2 पहला में, 8 दूसरा में और 1 तीसरा में। इस प्रकार से 3 कक्षाओं में बटा। इसको अगर हम थोड़ा मॉडल को क्लियर करके चित्र बना करके दिखाएं तो ऐसे बनाएंगे, इसका इस तरह से बनेगा। एक तो केंद्रक पहले रहेगा, केंद्रक में 2 कण रहते हैं। एक होता है, इसको हम ऐसे सादा करके दिखाएं क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर प्लस करके दिखाएं। और उसके बाद एक कक्ष ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें पहला कक्ष, ये निकट वाला कक्ष को पहला कक्ष कहते हैं, केंद्रक के निकट वाला कक्ष को पहला कक्ष कहते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए,
ये दोनों माइनस करके ऐसे दिखा दो, ऐसे लिख करके इसमें माइनस कर दो, ऐसे लिख करके इसमें माइनस कर दो, ठीक है। फिर दूसरा कक्ष दे रहे हैं, तो इस दूसरा कक्ष में 8 वो दिखा देते हैं, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5, 6, 7 और 8। और तीसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 माइनस दिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का बंटवारा भी दिखा दिए चित्र करके, ये मॉडल हो गया सोडियम का, इस प्रकार से मॉडल हो गया। और उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्लियर, ये जो भीतर में लिखे हैं इसमें ये वाला जो चिन्ह है ये दिखा रहा है न्यूट्रॉन को। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास कितना है, यहाँ पर 12 है, तो लिख दिए 12। और प्रोटॉन मतलब ये वाला प्रोटॉन है, तो इसकी संख्या कितना है, तो 11, ये दिखा दिए। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में बटा हुआ है। इस प्रकार से हमको एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर करना है, ठीक है। तो एक उदाहरण हमने लिया, कोई और एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। जैसे हम एक क्लोरीन का उदाहरण लेकर के समझते हैं, ये जरूरी है समझना। इस तरह का बहुत सारा उदाहरण हमको देखना है, फिर हम एक क्रम से 1 से लेकर के 20 तक का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग से लिख देंगे। जैसे क्लोरीन का हम लेते हैं, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और मात्रा संख्या 35, किसी किसी किताब में 37 भी लिखा रहता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है, वो आइसोटोप फिर हम समझेंगे तो समझ में आएगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें परमाणु संख्या कितना है, 35 लिखा हुआ है, ये 17 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होगा, प्रोटॉन इसमें 17 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 35 में से 17 घटा देंगे, मतलब 18 हो जाएगा। और अगर मात्रा संख्या पूछेगा, मात्रा संख्या जिसको शॉर्ट में ए कहा जाता है, ए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या मतलब जेड बोला जाता है शॉर्ट में, तो उसका मतलब 17 हो गया। तो इसको देख करके हमको पता चल गया कि परमाणु संख्या नीचे वाला 17, मात्रा संख्या ऊपर वाला 35। इसमें से अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 35 में से 17 घटा देंगे तो ये जो होगा वो 18 है। और इस प्रकार से अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो परमाणु संख्या होता है उतना ही होता है, फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वही 17 होता है। इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन फिर एक चीज और क्लियर करना है, क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कितनी कितनी कक्षाओं में, माने किस किस कक्षा इसके अंदर में रहेगा, के कक्षा रहेगा और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके लिए हमको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा KLM, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम देखते हैं तो क्या हुआ कि ये 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करने के लिए हमको इस पद्धति पर सोचते जाना है कि पहला कक्ष में हम अपने आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहला कक्ष कितना है इसमें, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दूसरा कक्ष में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 8 2 10 हो गया। अभी हमारे पास और 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या होगा, अंतिम कक्ष में जाएगा। मतलब ये चूंकि 8 से ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी 7 इलेक्ट्रॉन लिख करके हो जाएगा। तो देखिए अब हो गया 2 8 2 10 और 7 17। इस 17 इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा इस प्रकार से हो गया है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, जो पहले से हम बोल चुके। अब इसको अगर चित्रात्मक तौर पर फिर हम अगर इसको प्रदर्शित करें तो इसको क्या करेंगे कि इस तरह से ऐसे बना देंगे। डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2, दूसरा में क्या होगा 8 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद तीसरा में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ साइज से कोई अभी कंपेयर नहीं करना है, साइज हालांकि इससे छोटा ही होगा। 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस प्रकार से क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। अब हम अभी क्या करते हैं कि कुछ अगर इस तरह से लिखना हो तो हम उसकी संख्या के आधार पर समझा देते हैं। जैसे कोई तत्व है, हम शुरू से एक बार मतलब हाइड्रोजन से लेकर कुछ तत्वों के बारे में लिख देते हैं लगातार से। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेबल बना दे रहे हैं इस तरह से, इसमें लिखा रहेगा परमाणु, तत्व का नाम कर दो, यहाँ तत्व का नाम, यहाँ पर परमाणु संख्या, ठीक है। और जितना परमाणु संख्या होगा, इसको छोटा ही कर लेते हैं, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है।
ये बात पहले से पता है हमको, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। हम इसको एक टेबल जैसा बना ले रहे हैं, और इसमें से जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अलग अलग कक्ष हो जाता है, K, L, M, N, O, P, Q। अधिकतम 7 कक्ष होते हैं, तो 7 कक्ष में 7 कक्ष यहाँ लिख करके हमने छोड़ दिया। अब एकदम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से बता दिए हैं, लेकिन ये तो सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण दे दिए, लेकिन हम शुरू से टेबल जैसा बनाना शुरू करते हैं, जिसको कि फिर आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम पहला एक जिसका तत्व का नाम है, नंबर सीरियल नंबर कर देते हैं, 1 नंबर, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या होता है 1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही कक्ष में बटेगा। अब पहला कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 1 यहाँ लिखने से हो जाएगा, अर्थात K कक्ष इसमें रहेगा और इसमें 1 लिखेंगे। अब अगर हम दूसरा नाम लेते हैं हीलियम, ठीक है, हीलियम का बात करते हैं, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला ही कक्ष में 2 रहता है अधिकतम, और यहाँ पर हम 2 रख दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात करते हैं हम 2 नंबर ही हो गया, तीसरा नंबर लिथियम का बात करते हैं, Li। इसका परमाणु संख्या 3 होता है, तो 3 परमाणु संख्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो पहला कक्ष में 2 होगा, लेकिन पहला कक्ष में 2 होता है तो इसके पास तो 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अगले कक्ष में चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लिथियम का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम का अगर बात करते हैं, बेरिलियम के लिए, तो बेरिलियम का बात करते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 4, ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2। इसी तरह से बोरॉन का बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 5, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 और 3। ऐसे कार्बन का बात करते हैं तो 6। ऐसे करके तुम अगर लिखते जाओगे तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे संख्या बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे इस तरह से हम इसको बंटवारा करते चले जाएंगे। जैसे अगर किसी का परमाणु संख्या यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 होगा क्या होगा, 2 और 4 हो जाएगा। अगर किसी का परमाणु संख्या 7 हो जाएगा, किसी का परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13, ऐसे करके अगर बढ़ते चला जाए तो हम सब का लिख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इसको हम एक बार लिख करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा करके। इसमें कुछ कुछ का एक बार हमको याद भी रख लेना पड़ेगा। जैसे 7 अगर है तो इसका 7, 2 और 5 हो जाएगा। अगर 8 है तो 2, माने 8 यहाँ परमाणु संख्या अगर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, तो 2 और कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 9 किसी का परमाणु संख्या है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 9 होगा। ये बात क्लियर हो रहा है। तो इसमें से 2 और 7 हो जाएगा। अब जैसे अगर 10 किसी का है परमाणु संख्या, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 10 होगा, तो इसमें 2 और 8 हो जाएगा। अब देखिए 11 वाला में यहाँ थोड़ा समझ लेना है। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है, जो कि हम लोग पहले से जानते भी हैं, ठीक है, और भी सबका जानते हैं, लेकिन उसमें अभी नंबर के अनुसार से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो ये वाला बाद में अपना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 11 का परमाणु संख्या तो क्या हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और अगर ऐसे लिखा जाए तो 9 2 11 होता है 9, लेकिन यहाँ 9 नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि 9 यहाँ अगर भरते हैं तो ये अंतिम कक्ष हो जाएगा, और अंतिम कक्ष में कभी भी 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होता। एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कि चूंकि ये दूसरा ही कक्ष है, तो दूसरा कक्ष में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 रहेगा, बाकी जो बचेगा वो अगला में चला जाएगा। इसी तरह से अगर 12 रहेगा तो उसमें क्या होगा, 2 8 2 हो जाएगा। 13 रहेगा, तो अब समझ में आ गया होगा। यहाँ अभी 9 क्लास के लिए 20 तक लिखने का सिस्टम है, 20 तक लिखना पड़ेगा। 20 के बाद और भी कक्षाओं में जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए 13 अगर है तो कितना होगा, 2 8 और 3, फिर 14 अगर रहेगा तो 2 8 और 4,
15, 2 8 और 5, 16, 2 8 और 6, 17, 2 8 और 7, ठीक है, 18, 2 8 और अब देखिए 8 हो जाएगा यहाँ, 18 वाला जो है 2 8 8 हो जाएगा। इस तरह से 19 अगर है तो 2 8 और 9 यहाँ पर देखिए समस्या आ गया, इसीलिए यहाँ पर सीखा भी जाता है। जैसे अगर हम 9 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 8 9 मतलब 19 हो गया। लेकिन ये अगर यहाँ पर हम छोड़ दिए 9 लिख करके तो ये अंतिम कक्ष हो गया। हालांकि इस कक्ष में माने एम वाला कक्ष में 18 तक रह सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर 9 यहाँ छोड़ते हैं तो ये 8 से ज्यादा हो जाएगा, और अंतिम कक्ष में हम लोग जानते हैं कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 9 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ 8 ही लिख सकते हैं। और जब 8 लिखेंगे तो एक और बच जाएगा, इसलिए वो एक इसमें अगले कक्ष में चला जाएगा। इस तरह से 20 अगर लिखते हैं तो उसमें हो जाएगा 2 8 8 तक ही रहा जाता है इसमें, और इसमें पहले बढ़ा जाता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में अगर किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो कमेंट में एक बार लिखिएगा, फिर हम आगे उसको बताएंगे। चलिए इसके बाद अभी करते हैं, अभी 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसको हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर का काम आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। परमाणु संरचना चैप्टर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर हमको समझना है आइसोटॉप। आइसोटॉप 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 को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक। इसके अलावा और भी 1-2 नाम आता है इसमें, जैसे कि आइसोटोन, आइसोबार, ये सब भी आता है, ठीक है। लेकिन इसका ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आइसोटोप पर ज्यादा आता है। आइसोटोप शब्द इसमें क्या है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। हालांकि ये आइसोटोप की खोज होने के बाद जो डाल्टन का शुरू में जो परमाणुवाद देखे थे उसमें और गलती आ गया था, पता चल गया था। इसके अनुसार से, आइसोटोप के अनुसार से कई ऐसे परमाणु, कई ऐसे तत्व ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो परमाणु है वो अपने आप भार और गुण में थोड़ा अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं हम, हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। सामान्यतः जो हाइड्रोजन है, एक ऐसे हम बोल नहीं होता, लेकिन हम ऐसे बना करते हैं, ये मान लो हाइड्रोजन तत्व है, इसके अंदर ये छोटा छोटा परमाणु का बात करते हैं, ये परमाणु है, हाइड्रोजन के अंदर ये सब परमाणु है। तो हमारा सामान्य समझ कहता है, और डाल्टन भी ऐसा बोला था कि किसी भी तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सब एक जैसा रहेंगे, भार और गुण में एक जैसा रहेंगे। लेकिन बाद के प्रयोग से देखा गया कि हाइड्रोजन के अंदर 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन तत्व के अंदर ही परमाणु जो है अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और उसकी मात्रा संख्या में अंतर होता है तीनों में। हालांकि उसमें परमाणु संख्या एक ही रहता है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन 1H1 लिखा जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन 1H2 लिखा जाएगा, और तीसरा हाइड्रोजन 1H3 लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ये जो 3 प्रकार का हाइड्रोजन है, तीनों का संकेत H ही लिखा जाएगा, और तीनों में नीचे में 1-1 लिखा होने का मतलब कि तीनों की परमाणु संख्या समान है, लेकिन ऊपर में 1 2 3 लिखने का मतलब कि तीनों का मात्रा संख्या भिन्न भिन्न है। इसका मात्रा संख्या 1 है, इसका मात्रा संख्या 2 है, और इसका मात्रा संख्या 3 है। तो आइसोटोप का मतलब यही से उत्पन्न होता है, यही परिभाषा हो गया एक तरह से, कि किसी तत्व के अंदर ऐसे अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन मात्रा संख्या समान नहीं है, तो ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। निश्चित तौर पर ये एक ही तत्व के अंदर पाया जाता है, ये अलग अलग तत्वों के अंदर नहीं होता है। समान तत्व के अंदर ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन मात्रा संख्या समान नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इस प्रकार से परिभाषा हम इस तरह से देंगे कि किसी तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के अंदर है ना परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु मात्रा संख्या भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है।
क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो, क्या समान है इसमें, परमाणु संख्या। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा व्याख्या अगर करने जाएंगे तो इसमें अच्छा लगेगा। और क्या देखिए, परमाणु संख्या समान होता है और भिन्न क्या होता है, मात्रा संख्या भिन्न होता है। क्लियर हो गया? तो एक आइसोटोप में अगर बात करें हम तो समान क्या होता है और भिन्न क्या होता है। ठीक है, समान क्या होता है और भिन्न क्या होता है। तो समान, पहला तो हमको समझ में आया कि परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है। दूसरा क्या है, भिन्न क्या होता है, मात्रा संख्या भिन्न होता है। लेकिन ये दो ही बात में से और भी बात निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं ना कि परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसका मतलब इसमें समान की जब बात करेंगे तो अगर परमाणु संख्या समान हो रहा है इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी समान होगा। क्या समझे? प्रोटॉन की संख्या भी समान होगा। और जब प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें समान होगा। तो तीन बात क्लियर हो गया। और परमाणु मात्रा संख्या में परमाणु संख्या को जब घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। तो चूंकि मात्रा संख्या जब बदलेगा तो निश्चित तौर पर इसमें है कि न्यूट्रॉन की संख्या भी बदल जाएगा, मतलब भिन्न होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होगा। तो ये मूल रूप से अगर बात करें हम, इतना छोटा में निकल गया दो अलग अलग बातें। क्या कि किसी भी आइसोटोप में उसका परमाणु संख्या भी समान होता है, प्रोटॉन की संख्या भी समान होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होता है। भिन्न क्या होता है, मात्रा संख्या भिन्न होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। और इसके आधार पर गुणों की व्याख्या भी की जाती है। गुणों की व्याख्या क्या कि ज्यादातर किसी भी परमाणु का गुण मूल रूप से अगर निर्भर करता है तो दो तरह का गुण होता है किसी भी पदार्थ का। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण जो होता है ना वो मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, और रासायनिक गुण और भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है, ये मात्रा संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब कि अगर इसमें बात करें तो इसमें भौतिक गुण भिन्न हो सकता है, भौतिक गुण भिन्न हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुण इसमें क्या होगा, समान होगा। रासायनिक गुण समान होगा। इस प्रकार से चार बातें इसमें समान हो गई। अब इसमें कंपेयर करके देखना होता है, जैसे हाइड्रोजन का कंपेयर करके देखना होता है। और इसमें नाम भी पूछ देता है हाइड्रोजन के लिए। जैसे यहाँ पर बोलेगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, तो 3 आइसोटोप हैं। तीनों के नाम अगर पूछेगा तो क्या बोलना पड़ेगा हमको, इसमें इसको हम साधारण हाइड्रोजन कहते हैं, साधारण हाइड्रोजन। लेकिन ये साधारण हाइड्रोजन के अलावे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रोटियम भी कहा जाता है, प्रोटियम। ठीक है, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं ट्रिटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और इन तीनों का नाम हो गया, पहला का साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम, दूसरा का ड्यूटेरियम और तीसरा का क्या नाम हुआ, ट्रिटियम। इस तीनों में अब इसके आधार पर अगर तुम देखो अच्छे से तो तुमको समझ में आएगा कि क्या समान है और क्या भिन्न है। तो इसमें देखिए एक नंबर ये जो नीचे वाला है ये परमाणु संख्या सब में समान है, इसमें मात्रा संख्या सब में भिन्न है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये वाला में, इसमें अगर थोड़ा हम नीचे लिख लें यहाँ पर साइड में, इसमें हाइड्रोजन के यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कि 1H1 में अगर इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 होगा, प्रोटॉन बोलेंगे तो 1 होगा और न्यूट्रॉन लेकिन बोलेंगे तो क्या होगा। हम मात्रा संख्या परमाणु संख्या नहीं लिख रहे हैं, मात्रा संख्या ऊपर वाला होता है, परमाणु संख्या नीचे वाला होता है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में एक बार कंपेयर कर ले रहे हैं। तो न्यूट्रॉन इसमें देखिए क्या होगा, मात्रा संख्या में से इसको घटाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब मात्रा संख्या में इसको घटाएंगे तो 0, अर्थात कि साधारण हाइड्रोजन के अंदर में न्यूट्रॉन नहीं होता है। साधारण सामान्य हाइड्रोजन जो है जिसको कि प्रोटियम कहा जाता है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसके अंदर में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरा, इसके लिए 1H ये वाला के लिए, तो इसमें 1H2 वाला में तो E बराबर 1 हो जाएगा, P बराबर 1 हो जाएगा और N बराबर क्या होगा, 2 - 1 मतलब 1, अर्थात इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से 1H3 का बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, लेकिन न्यूट्रॉन 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीनों में देखा गया कि परमाणु संख्या तो समान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तीनों में बराबर है, न्यूट्रॉन की संख्या पहला वाला में 0 है, दूसरा वाला में 1 है और तीसरा वाला में 2 है।
इसको थोड़ा सा चाहोगे तो इस प्रकार का चित्र बना करके भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे पहले वाला क्या हुआ है, एक इसमें न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, जैसे 1h1 का अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, बस हो गया। ऐसे ऐसे करके चित्र भी बना सकते हैं, इसका चित्र भी बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आइसोटोप को समझा है। और आइसोटोप में प्रश्न आता है कि इन दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, तो क्लियर हो जाएगा कि ये सब समानता हो गया और ये असमानता हो गया। ठीक है, अब आइसोटोप के बाद हम बात करते हैं आइसोटोन और आइसोबार का। आइसोबार में क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ समझना होता है कि ये अलग अलग तत्वों के अंदर ऐसे परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व, ये एक ही तत्व के अंदर है और उसमें क्या होता है, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें भार बराबर हो या मात्रा बराबर हो, मात्रा बराबर हो लेकिन मात्रा संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। इसका उल्टा हो गया, इसमें देखिए परमाणु संख्या समान है और मात्रा संख्या भिन्न है। अब आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार अलग अलग तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी मात्रा संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। और आइसोटोन का मतलब होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब हो गया कि जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न है और प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन समन्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होता है, उसको कहते हैं आइसोटोन। तो क्लियर हो गया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोबार पर ज्यादा प्रश्न पूछता है, उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब एक टॉपिक और बचता है इसमें, वो है आयन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक इसमें है। तो अब होता है आयन। आयन का मतलब होता है परमाणु सामान्यतः उदासीन होते हैं। उदासीन परमाणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होते हैं, लेकिन अगर परमाणु के बाहरी कक्ष से किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस अवस्था में जो परमाणु में परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए, हम एक उदाहरण लेकर के पहले शुरू करते हैं। सोडियम है, सोडियम का ही उदाहरण बार बार, क्योंकि सोडियम इजी और उसको बार बार पूछता भी है। तो सोडियम का सामान्य तौर पर परमाणु संख्या 11 होता है, 23 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिख करके अभी थोड़ा देर पहले बताए तो उसमें क्या बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। अब इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी कारण से मतलब टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है 10 और 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12 है। इसमें दोनों की संख्या बराबर है, प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अब ये दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन किसी कारण से यदि परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कारण को बाद में हम लोग समझेंगे, किसी और चैप्टर में टॉपिक है उसका, तो किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब प्रोटॉन तो लेकिन केंद्रक में रहता है, वो निकलता नहीं है, वो अंदर ही रह जाता है, तो वो वैसे ही रह गया। तो अब इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस वाला 10 ठो, अब प्लस वाला हो गया 11। तो स्वाभाविक है कि अगर इसको जोड़ के समझिए कि 11 प्लस है और माइनस 10 है, तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। इसका मतलब तब ये जो सोडियम है, अब देखिए सोडियम के पास से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो सोडियम पर प्लस आवेश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1 आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये परमाणु का एक खास अवस्था हो गया, जिस अवस्था को हम आवेशित अवस्था कहते हैं। कैसा अवस्था कहते हैं, आवेशित अवस्था। तो परमाणु के इस आवेशित अवस्था को हम लोग आयन कहते हैं। अर्थात सिंपल एकदम परिभाषा, छोटा परिभाषा हो गया कि आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। और वो आवेशित किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे हम एक क्लोरीन का बात कर लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, 2 8 7। ये कभी कभी क्या करता है और कारण क्या है, ये फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बंध एक चैप्टर पर पढ़ना होगा, रासायनिक बंध एक चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर में फिर हम समझेंगे कि क्यों कोई परमाणु अपने बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और अपने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को लेता है। वो एक्चुअली उसका ऑक्टेट पूरा करने का एक नियम है, उस नियम को हम लोग रासायनिक बंध चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जिस भी कारण से यहाँ पर समझें कि जिस भी कारण से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन आदान प्रदान होने के कारण अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बढ़ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाता है,
प्रोटॉन की तुलना में, तो वैसे परिस्थिति में वो आवेशित हो जाता है। और अगर प्रोटॉन की संख्या से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाता है तो ऋणावेशित हो जाएगा, और अगर कम हो जाता है तो धनावेशित हो जाएगा। और इस प्रकार से कोई परमाणु यदि आवेशित होता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो दिक्कत है, ठीक है। तो आज की क्लास में, और ये परमाणु स्ट्रक्चर जो टॉपिक है, परमाणु संरचना जो टॉपिक है, इसको हमने 4 पार्ट में टोटल किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और इसमें हमने पूरा कंप्लीट परमाणु संरचना को कर दिया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया जाएगा और आप लोग उसको वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है।